नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब तक जितना करवाया है आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात ते पत्थर पर पड़े निशान। यदि किसी पत्थर पर एक बार रस्सी जब घर्षण करती है तो उस पर निशान नहीं पड़ते। बार बार जब वो रस्सी उस पत्थर को टकराती है, उस पर बार बार घर्षण करती है, तब जाकर पत्थर पर निशान पड़ते हैं। इसी प्रकार से आपको भी बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होवोगे। हमारी चर्चा चल रही थी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की अब तक की क्लासों में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में संविधान बनने से पहले कानून बनाए जाते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून किस प्रकार से बनाए जाते थे। उसमें हमने कई चार्टर एक्ट को देखा, उसमें हमने भारतीय शासन अधिनियम को देखा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को देखा। उसके बाद में हमने देखा कैबिनेट मिशन के बारे में, जिस कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान बनाने के लिए भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, कौन कौन सी सीटें, कितनी सीटें कहाँ कहाँ से आई, हमने वो सारा देखा। चुनाव किस प्रकार से हुआ, कितने सदस्य संविधान सभा की बैठकों में शामिल हुए, किस प्रकार की चर्चा बैठकों में चली, ये सारा हमने देखा। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अब हम अनुसूचियों में देखा, हमने 8 अनुसूचियों के बारे में पिछली क्लास में देख लिया था। 9वीं अनुसूची को हमने प्रारंभ किया था, जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी बातें उसमें देखी थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं अनुसूची 9 के साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। हम इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ पढ़ने जा रहे थे, जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक फैक्ट को देखेंगे, ताकि किसी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हमारा आंसर गलत नहीं हो। इसमें हमने अनुसूचियों के बारे में बात की। हमने 1 से 8 अनुसूचियों को देख लिया था। 9वीं अनुसूची के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। आज हम 9वीं अनुसूची में कुछ जो बच गए प्रावधान है वो आज हम देखेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था उसमें की गई है। अनुसूची 9 हम देखेंगे 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए थे और क्या किए, जब इस वक्त हम वर्तमान में देखते हैं तो कौन कौन से प्रावधान इसमें शामिल हैं। हमने अपनी कल की चर्चा में ये देखा कि ये जो 9वीं अनुसूची है ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। मूल संविधान से मेरा मतलब है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन संविधान में जो व्यवस्थाएं थी, उस दिन जो संविधान हमें दिखाई देता था, उस संविधान को कहते हैं मूल संविधान। मूल संविधान। उसके बाद में इस मूल संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं। हम उन सभी संशोधनों के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने संशोधन हुए अब तक, उन सब में क्या क्या व्यवस्थाएं जोड़ी गई या कुछ हटा दी गई, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने देखा कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, जिनके बारे में हमने पिछली क्लासों में देखा था। यदि आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस में जाकर के आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, इंडिया पॉलिटी बाई उमेश लाडूणा, जिसमें आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। अब हमने देखा था कि ये जो अनुसूची जो 9 है, इसको पहले संविधान संशोधन कब हुआ था। ये पहला संविधान संशोधन तो 1951 में हुआ था। इस 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत ये 9वीं अनुसूची है जो संविधान में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ दी गई थी। क्यों जोड़ी गई थी, तो हमने एक वाद पढ़ा था, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य कब का वाद है, तो 1951 का वाद है। इसको लेकर के है तो भूमि सुधार कानूनों को लेकर, भूमि सुधार कानूनों को लेकर के है। ये जो कामेश्वर सिंह है, ये बिहार में एक मठ के मठाधीश है। तो इसमें जो मठ के जो आसपास की जो भूमियां थी, जो इस मठ के अधीन थी, मठ के पास में थी, मठ के ग्रहण में थी, तो क्या हुआ, इन
जमीनों का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद में जिनके पास जमीनें नहीं है, जो काश्तकारी करते थे, उनको वो जमीनें बांट दी गई। इस प्रकार से उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ वो बिहार हाई कोर्ट में गए और एक वाद आता है जिसका नाम क्या बन जाता है, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। तो इस प्रकार से ये वाद था जिसमें क्या हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भूमि सुधार कानून है इनको इन्होंने असंवैधानिक बता दिया, असंवैधानिक बता दिया। तो असंवैधानिक बताया तो कहीं न कहीं संसद को क्या लगी, चोट लगी। तो कहीं न कहीं संसद को चोट लगी, संसद को लगा कि ये क्या हुआ, ये तो हमारी बातों को काट रहे हैं, हमारी बातों का कटाक्ष हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो भूमि सुधार कानून है इनको न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए इन्होंने 9वीं अनुसूची को बनाया। इसको बनाया 9वीं अनुसूची को, जिसके लिए इन्हें क्या करना पड़ा था, तो संविधान में संशोधन करना पड़ा था। तो ये जो संसद थी, ये कौन सी संसद थी, तो अंतरिम संसद थी, अंतरिम संसद थी, ये अंतरिम संसद थी। अंतरिम संसद द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन किया गया था। वो संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो पहला ही संविधान संशोधन है। कब हुआ, 1951 में हुआ था। इसलिए हुआ था भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। तो इसी पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या किया गया, एक अनुसूची बना दी गई, अनुसूची जोड़ दी गई और उसमें लिख दिया गया कि इस अनुसूची में जो कानून जोड़े जाएंगे, जो कानून इसमें डाले जाएंगे, रखे जाएंगे, उन कानूनों पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो न्यायपालिका में उन कानूनों पर चुनौती नहीं दी जा सकती जो कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए गए हैं। कब जोड़े गए, तो 1951 में जोड़े गए, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए। क्यों जोड़े गए, क्योंकि जो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का जो मामला था, इसमें बिहार हाई कोर्ट ने इन भूमि सुधार कानूनों को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया। तो संसद ने लगा, संसद कौन सी थी उस वक्त, अंतरिम संसद थी। अंतरिम संसद का जो कार्यभार कौन संभाल रहा था, तो भारत की ये संविधान सभा संभाल रही थी। संविधान सभा ही क्या थी, अंतरिम संसद थी। संविधान सभा ही कौन थी, अंतरिम संसद थी। तो देखो, संविधान सभा द्वारा या अंतरिम संसद द्वारा केवल एक ही संविधान संशोधन किया गया, वो कौन सा था, पहला संविधान संशोधन, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, 9वीं अनुसूची में जो उल्लेख कर दिया कि भूमि सुधार कानून है उन पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस बात पर, यानी कि अनुसूची 9 पर कहने का मतलब है पहले ही संविधान संशोधन पर एक रिट लगाई गई, एक चुनौती जाहिर की गई सुप्रीम कोर्ट में। इसमें की गई, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी चुनौती थी, मामला क्या था, तो मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। भारत संघ क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये वाद गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भारत संघ कहते हैं। यदि किसी प्रॉपर राज्य के हाई कोर्ट में जाता तो उस राज्य का नाम आता। अब हम देखते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में क्या की गई, इस 9वीं अनुसूची पर, इस पहले ही संविधान संशोधन पर क्या कर दी गई, चुनौती दे दी गई। चुनौती का आधार किसको बनाया, तो पहले तो ये कहा गया कि न्यायपालिका के कार्यों में क्या है, ये हस्तक्षेप है, कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। कौन कर रही है, ये अंतरिम संसद कर रही है। तो दूसरा क्या दिया कि इसने कहा कि जो अंतरिम संसद है, अंतरिम संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है, संविधान संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार नहीं है। ये आधार दिए गए थे इस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। ये जो मामला हुआ, इस मामले को लेकर शंकरी प्रसाद जी ने अपने जो एडवोकेट थे उनके जरिए क्या अपने तर्क क्या दिए कि न्यायपालिका के कार्यों में क्या ये हस्तक्षेप है, अंतरिम संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है। तो ये तो बातें थी। इसके आधार के पीछे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली अनुसूची 9 या पहले संविधान संशोधन
पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, जो चुनौती दायर की गई, उसके पीछे आधार क्या था, तो आपको उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने जा रहा है। इस प्रकार से तो ये वाद था। अब इस वाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका या चुनौती इसको क्या कर दिया, खारिज कर दी। बोला ये जो किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। जो क्या बिल्कुल सही किया गया, ऐसी तो बात नहीं थी। क्या हुआ था, क्योंकि उसके बाद क्या आने थे, आम चुनाव भी तो करवाने थे। आम चुनाव का इंतजार किया गया कि चलो देखते हैं कि जो आम चुनाव के बाद जो प्रॉपर संसद आएगी, इस प्रॉपर संसद जब बैठेगी, लोकसभा बैठेगी, उसमें से इसके बारे में क्या निर्णय लिया जाता है। तो आम चुनाव का इंतजार किया गया। क्या किया गया, इंतजार किया गया। इस प्रकार से ये बातें उस वक्त हो चुकी थी। तो अभी भी देखो ये वाद है, अभी भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ये वाद, अभी भी विचाराधीन इसको रखा गया। तो इस पर निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन क्या कर दिया गया कि चुनौती को तो बिल्कुल खारिज कर दिया गया कि आपकी जो चुनौती है वो सही नहीं है। ये जो अंतरिम संसद है, इसको भी संविधान संशोधन करने का अधिकार है। तो ये तो बातें थी इसके बारे में। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कानून, कितने कानून जोड़े गए हैं, कब और उसमें संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ, क्या व्यवस्था है इस 9वीं अनुसूची की, वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हमने देखा इस 9वीं अनुसूची के पीछे की जो पृष्ठभूमि रही है, इसको बनाने के पीछे की, और इसके बाद में भी इसमें क्या क्या प्रोग्राम हुए वो सारे हमने देख लिए। तो आप इसको नोटबुक में उतार लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए। यदि नहीं छापा जाता तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, क्योंकि बार बार देखने से याद हो जाएगा। लेकिन लिखोगे, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या मेरे साथ साथ आपने नोटबुक में छाप लिया होगा। अब हम देखते हैं इस 9वीं अनुसूची में क्या कुछ किया गया। इस 9वीं अनुसूची में क्या कुछ किया गया है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें उन कानूनों को जोड़ा गया है जिन पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब देखो, लेकिन की बात आ जाती है ना, जहाँ वहां हमें कुछ अलग ही दिमाग लगा के देखना पड़ता है। हमारे कान बिल्कुल चौकन्ने हो जाने चाहिए कि अब क्या बातें आने जा रही हैं, कि ये लेकिन शब्द क्यों आया। शब्द छोटा है, लेकिन लेकिन तो फिर आ गया ना, शब्द छोटा है लेकिन इसके पीछे की जो भावनाएं हैं वो बहुत बड़ी है। अच्छी तरह से देखना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। क्या कहा जाता, क्या है कि 24 अप्रैल 1973 एक तारीख है, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में जोड़े जाते हैं, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून इसमें जोड़े गए, जो भी कानून इस अनुसूची का मतलब क्या हुआ, 9वीं अनुसूची में जोड़े जाते हैं, में जोड़े गए हैं। क्यों जोड़ दिए ना, पास्ट टेंस हो गया, ये तो कंटिन्यूस टेंस थोड़ी है। जोड़े गए हैं, उन पर चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून उन अनुसूची 9 में जोड़े गए हैं, उन पर क्या किया जा सकता है, हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि हम उसके मौलिक अधिकारों के इतर यदि कोई भी हमारे जो हनन हो रहा है, कुछ भी अलग जो व्यवस्थाएं हो रही है, उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो है बातें हैं इस बात की, हमने देखा अनुसूची 9 के संबंध में। क्या पहली बात तो ये याद रखनी है कि इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों पर क्या की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। तो ये तो हुई बात। अब हम देखते हैं इसमें कितने कानून जोड़े गए। तो जो 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के तहत इसमें 13 भूमि सुधार जोड़े गए। 13 भूमि
सुधार कानून जोड़े गए। तो 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत अनुसूची 9 बनाई गई, संविधान में जोड़ी गई, उस वक्त इस 9वीं अनुसूची में कितने कानूनों को रखा गया? तो 13 भूमि सुधार कानूनों को रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में यदि हम देखें कि इस अनुसूची में कितने कानून हैं, वर्तमान में इस अनुसूची में हम देखें कितने कानून हैं, तो देखो वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 कानून हैं। कितने कानून हैं? 284 कानून हैं, जिन पर क्या नहीं की जा सकती? न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1973 के बाद या 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों पर क्या की जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ अच्छी लग रही होगी, जानकारी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो 284 कानून है किस प्रकार के कानून है, किस प्रकार के कानून है। इनमें से जो 182 कानून है, कितने कानून? 182 कानून या विषय तो जोड़े गए हैं इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा जोड़े गए हैं, सरकार द्वारा जोड़े गए हैं। कितने कानून हैं? तो 182 कानून, छोटी संख्या नहीं है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी सरकार द्वारा अनुसूची 9 में कितने कानून जोड़े गए हैं, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। कितने कानून है? तो 182 कानून। उसके बाद 39 कानून ऐसे हैं। कितने कानून ऐसे हैं? इनमें से 39 कानून ऐसे हैं जिनमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख ही नहीं है। 39 कानून ऐसे हैं जिनमें क्या नहीं है? तो भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख भी नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो इसके अंदर भूमि सुधार कानूनों के अलावा भी इतर भी और कानून जोड़े गए हैं जिन पर न्यायपालिका में क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 24 अप्रैल 1973 की वे तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी। ये ऐतिहासिक तारीख आपको याद ही रखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन हुई थी कि इसके बाद के जो भी कानून इस अनुसूची में जोड़े जाते हैं उन पर चुनौती दी जा सकती है। तो ये तो हुई बात। अब देखते हैं क्या ये जो कानून इसमें जोड़े गए हैं इनमें से कभी कोई कानून हटाए गए हैं क्या? रद्द किए गए हैं क्या? तो मेरा जवाब होगा नहीं किए गए। आज तक 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून जोड़े गए हैं उनमें से किसी को भी रद्द नहीं किया गया, नहीं किया गया। इसमें किसी भी कानून को रद्द नहीं किया गया। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। एक बात और याद कर लेना, 9वीं अनुसूची के संदर्भ में, 9वीं अनुसूची के संदर्भ में अब तक 11 संविधान संशोधन हुए हैं। अरे कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो 11 संविधान संशोधन तो किसके लिए हुए हैं अब तक के लिए? तो इसी 9वीं अनुसूची में कानूनों को जोड़ने के लिए। ये जो 284 कानून जोड़े गए ना, एक साथ नहीं जोड़े गए, बार बार अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पर, प्रासंगिकता के आधार पर इन कानूनों को इस 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो 11 संविधान संशोधन हुए हैं। यह भी पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची को लेकर के अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं। तो 11 संविधान संशोधन हुए हैं। याद रखना तो पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस 9वीं अनुसूची में जो भी कानून जोड़े गए हैं उनमें से किसी भी कानून को आज तक रद्द नहीं किया गया। ये भी बात आपको याद कर लेनी है। आशा करता हूँ आपने सारी की सारी बातें नोट डाउन की होंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम देखेंगे अनुसूची 10 के बारे में। 9वीं अनुसूची के बारे में जितनी भी डिटेल थी हमने उस पर चर्चा कर ली। अब देखेंगे अनुसूची 10 के बाद 10 के बारे में कि अनुसूची 10 में क्या लिखा गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आप अनुसूची 9 के बारे में, चाहे यूपीएससी मेन में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अनुसूची 9 पर 100 शब्दों में लिखें, तो आप लिखने के लिए बिल्कुल इनफ है, आप लिख सकते हो। मैं आशा करता हूं आपसे। अब हम शुरू करते हैं आगे। 10वीं अनुसूची को हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची को, अनुसूची 10।
अब देखेंगे अनुसूची 10 को। तो ये जो 10 अनुसूची है ना, अनुसूची 10, ये जो 10वीं अनुसूची है, इसमें जोड़ा गया है दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है। ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है। अरे दल बदल क्या होता है? जैसे ये कोई ए पार्टी है, ए पार्टी में कुल 112 सदस्य हैं, इधर एक बी पार्टी है, इसमें टोटल ही 12 सदस्य हैं। अब हुआ क्या, इसमें 12 सदस्य यदि जब संसद में बैठे हैं तो सत्ता में कौन सी पार्टी होगी? ए पार्टी। अब इसके कुछ सदस्य क्या होंगे, इधर चले जाएंगे, ये ए की जगह कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? बी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। हम देखते हैं ना कि लोग क्या कर लेते हैं, दल बदल कर लेते हैं, अभी भी बहुत सारे करते हैं ना। बदलते हुए लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझ लीजिए वो किस प्रकार के हैं। यदि वो बदलने वाले हैं तो उनसे किनारा कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी सत्ता गिरा सकते हैं। अब देखो इनमें से यदि जिस प्रकार इसमें से यदि कोई दल बदल कर लेता, जैसे यहाँ पे 120 सदस्य है, ए के पास 112 सदस्य है और बी के पास 110 सदस्य हैं, तो क्या होगा, यहाँ से यदि दो या 1 सदस्य भी इधर चला गया ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 111, इधर भी 111। तो देखो इसकी सत्ता को चुनौती है, इसकी सत्ता को चुनौती है। अब इसका बहुमत नहीं रहेगा, इसके पास हो जाएगा। अगर इसमें से एक सदस्य और इधर आ जाता है तो क्या कंडीशन हो जाती है? इधर तो बचते हैं 110 सदस्य, इधर हो जाते हैं 112 सदस्य, तो बहुमत किसका हो जाएगा? 100 बी पार्टी का हो जाएगा। कौन सी पार्टी का? बी पार्टी का। तो यह देखो सत्ता में क्या हो सकती है? गड़बड़ी हो सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। हो सकता है दोबारा चुनाव भी करवाने पड़ सकते हैं। चुनाव करवाने में कितना खर्चा आता है, कितनी कितनी समस्याएं आती है, आप सबको पता होगा। अब देखते हैं कि ये जो इस प्रकार की बातों को नजरअंदाज करने की, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो ये पार्टी जैसे क्या होती है, दल जो बदल करते हैं जो सदस्य, उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए, जो इस अव्यवस्था होती है ना, इसको सुधारने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं दल बदल करने वाले लोगों के। इसे कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो क्या होता है, इसमें कहा गया कि जब ये अनुसूची जोड़ी गई उस वक्त, अब जो ये कानून है क्या क्या है, यदि कोई सदस्य इसमें दल बदल करता है तो उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, उनकी संसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो किस प्रकार से रद्द किया जा सकता है, इस अनुसूची में हम देखेंगे इसमें क्या व्यवस्था है। पहले तो हम देखते हैं क्या है ये। तो ये है दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित, हम इसको लिख सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हम इसे कह सकते हैं, दल बदल विरोधी कानून है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो बार बार जो दल बदल करते हैं, कभी ए पार्टी में थे, बी पार्टी में चले गए, बी पार्टी से ए पार्टी में आ गए, तो ऐसे लोगों की सदस्यता समाप्त करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची या इस प्रकार के कानून जोड़े गए, जो कौन से अनुसूची में डाले गए थे? अनुसूची 10 में डाले गए थे। अब देखते हैं ये जो अनुसूची 10 है ये कब बनाई गई, कब जोड़ी गई संविधान में? अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, ये 52वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1985 में होता है। इस 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत संविधान में अनुसूची 10 को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 को जोड़ा गया संविधान में। इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो दल बदल विरोधी कानूनों को इस अनुसूची 10 में रखा गया। क्या होता है, ये जो जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ये कहा गया कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो है सही। 1/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं, दल बदल करते हैं तो सही है, तो है सही। अगर 1/3 से कम सदस्य, 1/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं, दल बदल करते हैं, तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा।
ये बातें कही गई इस अनुसूची 10 के अंदर। दल बदल विरोधी कानून जो कब जोड़े गए, 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो बातें हुई वो थी ये। 1985 में ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, जैसे हमने देखा, इसमें हम एक बार और देख लेते हैं, यदि किसी पार्टी में जैसे 90 सदस्य, ए पार्टी में यदि 90 सदस्य है तो इसका 1/3 होता है 30 सदस्य। यदि 30 सदस्य बी पार्टी में जाते हैं ना ए पार्टी के, तो है सही, क्योंकि 30 सदस्य यदि 1/3 सदस्य यदि कोई पार्टी छोड़ते हैं तो मतलब क्या हुआ, उस पार्टी की जो आंतरिक जो राजनीति है वो बिल्कुल खराब चल रही है, उसमें व्यवस्था सही नहीं है, अव्यवस्थित हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। अगर इसमें से 29 सदस्य, 28 सदस्य या और कम सदस्य बी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इन सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इन सदस्यों की सदस्यता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। इस प्रकार से है दल बदल विरोधी कानून। आशा करता हूं समझ में आया होगा, आशा करता हूं समझ में आएगा क्या है दल बदल और क्या है दल बदल विरोधी कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, 52वां संविधान संशोधन क्या है। इस अनुसूची को लेकर के एक संविधान संशोधन और हुआ था, वो था 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। तो 2003 में सरकार किसकी थी, तो वाजपेयी जी की सरकार थी। तो वाजपेयी सरकार द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया, जिसमें क्या व्यवस्था की गई, इसमें तो था 1/3 सदस्य, कितने थे, 90 में से 30 सदस्य। अब इसमें क्या व्यवस्था कर दी, ये जो 1/3 सदस्य था ना, इससे क्या कर दिया, 1/3 से आधे सदस्य, कितने सदस्य कर दिए, 1/2 सदस्य। अगर दल बदल करते हैं, दल बदल करते हैं तो सही है, तो सही है। अगर 1/2 सदस्यों यानी कि आधे सदस्यों से ज्यादा अगर कोई सदस्य दल बदल करता है, आधे सदस्यों से कम सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अगर जैसे हमने देखा था 90 सदस्य यदि ए पार्टी में है और बी पार्टी में यदि इनमें से 45 सदस्य जाते हैं, 45 सदस्य यदि बी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो है सही। अगर इसमें से 44 या कम सदस्य बी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो इन सदस्यों की जो सदस्यता है वो क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ये जो सांसद थे, संसद की इनको सदस्यता मिली थी वो रद्द हो जाएगी। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। ये जो 52वां संविधान संशोधन था, इसमें तो क्या किया गया था, 1/3 सदस्यों को दल बदल करते हैं तो बिल्कुल सही है। अब इधर क्या मान लिया गया, आधे सदस्य उस पार्टी के, जिस पार्टी के सदस्य दल बदल कर रहे हैं, उस पार्टी के आधे सदस्यों से ज्यादा, आधे सदस्य से ज्यादा सदस्य अगर पार्टी बदलते हैं, दल बदल करते हैं तो सही है, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये बात है 10वीं अनुसूची की। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब देखो और इसमें क्या व्यवस्था है, इसमें और क्या व्यवस्था है। ये जो दल बदल करते हैं, क्या इनकी शिकायत करनी पड़ती है या इनके संज्ञान लिया जाता है, तो इनकी शिकायत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, शिकायत करनी पड़ती है। कौन करता है, कहाँ करता है, कोर्ट में करता है या संसद में करता है, संसद में करता है तो कौन से सदन में करता है, वो हम देखने वाले हैं। तो दल बदल से संबंधित में क्या करना पड़ता है, शिकायत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, शिकायत। तो हम देखेंगे दल बदल के संदर्भ में जो शिकायत है, क्या है, शिकायत करनी पड़ती है। वो शिकायत कहाँ की जाती है, तो जो भी पहली संबंधित संसद होगी, पहली संबंधित संसद। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली संबंधित संसद का, तो पहली संबंधित संसद का मतलब ये हुआ अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में ही वो क्या करेंगे, लोकसभा में वो क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य, तो वो
कहाँ पर शिकायत करेंगे? तो राज्यसभा के में। अब बात आती है वो इसमें शिकायत करेंगे, क्या शिकायत के लिए कोई बिल लाना पड़ेगा या उसके अध्यक्ष के समक्ष करनी पड़ती है? तो देखो, शिकायत पहली संबंधित संसद के अध्यक्ष के समक्ष करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अध्यक्ष के समक्ष। अब बात आती है यदि लोकसभा के सदस्य हैं तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष करेंगे शिकायत। अगर राज्यसभा के सदस्य है तो राज्यसभा के अध्यक्ष के समक्ष वो क्या करेंगे? शिकायत करेंगे कि इस पार्टी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? दल बदल कर रहे हैं, इतने लोग हैं वो दल बदल कर रहे हैं। अब बात आती है ये कि ये जो दल बदल तो इन्होंने शिकायत कर दी, अध्यक्ष को शिकायत कर दी। अब क्या हुआ? इस अध्यक्ष ने जो निर्णय सुनाना है, उस शिकायत पर निर्णय सुनाना है, उस पर क्या कोई समय सीमा है क्या? इतने दिनों में आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा? तो ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। शिकायत के संदर्भ में संबंध में संविधान में समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी ये जो दल बदल विरोधी जो कानून है, इस दल बदल के विरुद्ध जब कोई शिकायत की जाती है तो उस शिकायत के संदर्भ में जब अध्यक्ष को अपना निर्णय सुनाना पड़ता है तो अध्यक्ष के ऐसी कोई समय सीमा की बॉन्डिंग नहीं है कि आपको इतने दिनों में आपको ये निर्णय सुनाना पड़ेगा। इससे अध्यक्ष क्या है? स्वतंत्र है, वो अपने तर्क के अनुसार कभी भी इसमें निर्णय ले सकता है। तो आशा करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ये तो थी 10वीं अनुसूची के बारे में, इतनी जो हमने डिटेल से जो चर्चा की है 10वीं अनुसूची के बारे में थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में छाप लिया तो बहुत ही अच्छा है। अब हम देखेंगे 11वीं अनुसूची को। अब छोटी छोटी अनुसूचियां बच गई हैं, उनके बारे में देखेंगे और कल से हम प्रारंभ करेंगे संविधान की आत्मा। इसे कहते हैं संविधान की आत्मा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम देखते हैं अनुसूची 11 के बारे में। क्या व्यवस्था है अनुसूची 11 की, कब जोड़ी गई है, वो सारी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनुसूची 11 मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते रहो। अनुसूची 11, ये जो अनुसूची 11 है संविधान में कब जोड़ी गई? तो इसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया। अरे कब किया गया? तो 1993 में किया गया। 1993 में किया गया। उस वक्त जो भारत के पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। कब? 1993 में, जब 77वां संविधान संशोधन हुआ। क्या जोड़ा गया? देखो, इस 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान के अंदर एक नई अनुसूची जोड़ दी गई जिसका नाम था अनुसूची 11। इसमें क्या व्यवस्था की गई? तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो पंचायती राज संस्थाएं जो कार्य करती हैं, वो कितने कार्य हैं उनका जो उल्लेख जो किया गया है वो अनुसूचियों में किया गया है, अनुसूची 11 में किया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों, कितने कार्य हैं? 29 कार्य। तो उन कार्यों का उल्लेख किसमें है? तो अनुसूची 11 में है, का उल्लेख इसमें किया गया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है। पूछा जाएगा अनुसूची 11 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, या पंचायती राज द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों से संबंधित है। अब देखते हैं अनुसूची 12 के बारे में। अनुसूची 12 ये कब जोड़ी गई? तो ये भी 1993 में जोड़ी गई। इसके लिए अलग से एक संविधान संशोधन होता है। तो वो संविधान संशोधन कौन सा है? तो 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन
74वां संविधान संशोधन कब होता है? 1993 में होता है। तत्कालीन जो पीएम थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव भारत के उस वक्त क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें क्या व्यवस्था की गई? देखो, जो 11वीं अनुसूची है उसमें तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख था। इसके अंदर किया गया उल्लेख है कि नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। इसमें है तो अनुसूची 12 में अनुसूची 12 किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अनुसूची 12 के अंदर जो नगर पालिका द्वारा कितने कार्यों का उल्लेख है? तो 18 कार्यों का। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कितने कार्यों का उल्लेख है? तो 29 कार्यों का। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारी ये 12 अनुसूचियां समाप्त होती हैं। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम अगले जो सेशन में हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। भारत की आत्मा को हम पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूं आपको पता होगा भारत की आत्मा क्या है। पता है तो थम्स अप कीजिएगा और उसका नाम लिख दीजिएगा कि भारत की आत्मा किसे कहते हैं। कैसी लगी आज की ये क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अपने साथियों तक कंटेंट को पहुंचाने के लिए शेयर कर देना। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।